चलिए, आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे कानून की जिसने सब कुछ बदल दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि हर आम नागरिक के हाथ में एक ऐसा जबरदस्त हथियार है जो सरकार के कामकाज पर सीधी नजर रखने की ताकत देता है। तो आइए इस शक्तिशाली टूल को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी, हर सरकार के कुछ राज होते हैं। ये एक यूनिवर्सल सच है, चाहे कोई भी देश हो। कुछ जानकारी हमेशा, मतलब हमेशा पर्दे के पीछे ही रखी जाती है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब यही गोपनीयता, यही सीक्रेसी भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दे। जरा सोचिए, जब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये किसी को पता ही ना चले, तो वो जगह करप्शन के लिए सबसे अच्छी जमीन बन जाती है ना? और बस इसी अंधेरे से लड़ने के लिए साल 2005 में भारत ने एक बहुत ही पावरफुल टूल पेश किया, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। इस कानून की नींव ही 5 मजबूत पिलर्स पर रखी गई थी: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी को और मजबूत करना और साथ ही एफिशिएंसी और सीक्रेसी के बीच एक सही बैलेंस बनाना। वैसे ये लड़ाई कोई नई नहीं है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार में इस गोपनीयता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना कितना पुराना और कितना जरूरी रहा है। यकीन मानिए, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। हजारों साल पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ही लिख दिया था कि सरकारी मुलाजिम के लिए राजा के खजाने से थोड़ा बहुत न चखना लगभग नामुमकिन है। ये बात दिखाती है कि भाई अकाउंटेबिलिटी की मांग तो सदियों पुरानी है। और आज के दौर में करप्शन की परिभाषा बिल्कुल सीधी है। जब कोई अपनी पब्लिक ऑफिस की पावर का इस्तेमाल अपने पर्सनल फायदे के लिए करे। इसी सीधी सीधी बात को रोकने के लिए आरटीआई जैसा कानून बहुत जरूरी हो जाता है। तो समस्या की जड़ तो हमारी समझ में आ गई। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसे खास तौर पर इसी सीक्रेसी की दीवार को तोड़ने के लिए बनाया गया था, यानी कि आरटीआई एक्ट। पर यह कानून रातों रात नहीं आ गया। इसकी कहानी 1997 में तमिलनाडु से शुरू होती है, जो ऐसा कानून लाने वाला पहला राज्य था। फिर 2002 में सेंटर में एक कमजोर सा बिल तो आया, पर वो कभी लागू ही नहीं हो पाया। असली कामयाबी मिली 2005 में, जब वो ऐतिहासिक कानून पास हुआ जिसे आज हम सब जानते हैं। इस कानून की असली ताकत तो इसकी खूबियों में छिपी है। कोई भी नागरिक, मतलब कोई भी, मामूली सी फीस पर सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकता है। और मजे की बात, अगर कोई अफसर जानकारी देने से मना करे या देर करे तो उस पर हर दिन 250 रुपये का जुर्माना लगता है। अपील के लिए आज़ाद कमीशन है और इस कानून का एक ही मंत्र है: ज्यादा से ज्यादा बताओ, कम से कम छिपाओ। और इसे इस्तेमाल करना तो कमाल का आसान है। बस सही सरकारी दफ्तर को पहचानिए, अपनी भाषा में एक सीधा साधा सवाल लिखिए और फीस के साथ जमा कर दीजिए। जवाब देना उनकी मजबूरी है, और अगर जवाब न मिले या गलत मिले तो अपील करने का रास्ता भी खुला है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर ये कानून लागू किस किस पर होता है, कौन है जवाबदेह? क्योंकि ये जो पब्लिक अथॉरिटी शब्द है ना, इसकी परिभाषा को लेकर आज भी जोरदार बहस चलती है। देखिए, कानून के हिसाब से पब्लिक अथॉरिटी हर वो संस्था है जो संविधान या कानून से बनी हो या जिसे सरकार से अच्छी खासी फंडिंग मिलती हो। मतलब सरकारी विभाग से लेकर सरकार के पैसे पर चल रहे एनजीओज तक सब इसके दायरे में आते हैं। लेकिन असली खींचतान तो इन ग्रे एरियाज में है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि वो आरटीआई के दायरे में है, पर कुछ शर्तों के साथ। और एक मजेदार बात यह है कि 2013 में सूचना आयोग कह चुका है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, लेकिन पार्टियां आज तक ये बात नहीं मानती। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स और बीसीसीआई जैसे पावरफुल बोर्ड्स पर भी ये सवालिया निशान बना हुआ है। आरटीआई वाकई नागरिकों के हाथ में एक मजबूत ढाल तो है, पर अब लगता है इस ढाल में ही दरारें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं जो इसकी धार को धीरे धीरे कुंद कर रही हैं। सबसे बड़ा झटका लगा 2019 के संशोधनों से। देखिए, पहले कानून में सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स था और उनकी सैलरी मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर की थी। ये उनकी आज़ादी की एक तरह की गारंटी थी। लेकिन 2019 के बदलावों ने ये सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में दे दी। अब सरकार तय करेगी कि उनका कार्यकाल कितना होगा और सैलरी क्या होगी। जाहिर है, इससे उनकी स्वतंत्रता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 2.5 लाख, 2,55,000, ये वो आंकड़ा है उन पेंडिंग केसेस का जो देश के 26 सूचना आयोगों में धूल फांक रहे हैं।
अब आप ही सोचिए, जब जानकारी मिलने में सालों लग जाएं, तो फिर ऐसे अधिकार का क्या मतलब? कानून का मकसद ही हार जाता है। और ये देरी हो क्यों रही है? वजह कई हैं। एक तो बाबूगिरी और जानकारी छिपाने की आदत। दूसरा, आरटीआई को लागू करने के लिए कोई अलग से बजट नहीं है। आयोगों में पद खाली पड़े हैं, सरकारी रिकॉर्ड रखने का सिस्टम ही कमजोर है, और सबसे बड़ी बात, कानून तोड़ने वाले अफसरों पर जुर्माना शायद ही कभी लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कानून नाकाम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमें ये याद रखना होगा कि ये कानून आखिर बना क्यों था और आज भी ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। आरटीआई असल में दो तरह के भ्रष्टाचार की कमर तोड़ता है। पहला, वो जब कोई अफसर आपके हक के काम के लिए ही आपसे घूस मांगे, और दूसरा वो जब कोई अफसर और कोई प्राइवेट कंपनी मिलकर कोई बड़ी साठगांठ करे जिससे सीधा सीधा जनता का नुकसान हो। करप्शन को समझने का एक और बड़ा दिलचस्प तरीका है। कुछ होते हैं ग्रास ईटर्स, मतलब जो घास फूस खाकर काम चला लें, खुद नहीं मांगते पर कोई दे तो मना भी नहीं करते। और दूसरे होते हैं मीट ईटर्स, जो आक्रामक होकर भ्रष्टाचार की बड़े बड़े मौके तलाशते हैं। आरटीआई इन दोनों ही तरह के शिकारियों पर नकेल कसता है, और इसका असर अरे जबरदस्त रहा है। इसी आरटीआई ने बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। ये आम इंसान के लिए अपनी रोजमर्रा की लड़ाई, जैसे राशन कार्ड, पेंशन या सड़क की शिकायत का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इसने गांव-गांव में लोगों को आवाज दी है और फूड सिक्योरिटी जैसे दूसरे आंदोलनों को भी हिम्मत दी है। आखिर में ये मानना होगा कि भ्रष्टाचार हर सिस्टम का हिस्सा रहा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। इसीलिए ये जो पारदर्शिता की लड़ाई है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि पारदर्शिता की इस बड़ी लड़ाई में जो नागरिकों का सबसे बड़ा हथियार था, क्या आज भी वो उतना ही तेज है, या फिर इन नई चुनौतियों और संशोधनों ने उसकी धार को कुंद कर दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।